अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कैसे करें ग्वार की कटाई, गहाई और सुरक्षित भंडारण। गेंदा के फूलों की खेती से कमाएं अच्छी आय। अपने राज्य में ग्वार की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और जैसा कि इस समय ग्वार की कटाई का कार्य चल रहा है, तो आपको चाहिए कि ग्वार की कटाई गहाई करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। ऐसे में अगर तैयार फसलों में किसी तरह का नुकसान हो जाए तो लाभ कम मिलेगा। इसीलिए ग्वार की कटाई, मड़ाई और भंडारण के समय आप किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकड़ा के सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर BL यादव से। गंवार की फसल करीबन 100 से 115 दिन की फसल जो होती है, उसमें हम लोग सबसे विशेष ध्यान रखने की बात होती है कि हम कटाई किस समय पे करें गंवार की। क्योंकि गंवार की जब ये फसल 45 दिन की होती है तभी फलियां लगना चालू हो जाती है और उससे जब तक फसल पकती है तब तक फलियां लगती रहती है। तो उस टाइम हमको ये ध्यान रखना है कि जब हमारी फसल करीबन 105 दिन की हो जाए, 110 दिन की हो जाए, उस टाइम हमारे को कटाई कर लेनी है। जब तक 80-90% फलियां पक जाए, उस फलियों को हम लोग कटाई करके जो सूर्य की धूप है उसमें अच्छी तरह से सुखाए। अक्सर देखने में आता है कि किसान भाई कड़ी मेहनत करके फसलें उगाते हैं, पर जब समय आता है फसल कटाई का तो जल्दबाजी कर देते हैं, जिसके कारण उनको उत्पाद का अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। यदि किसान थोड़ा सा जागरूक रहे और फसल की परिपक्वता का सही पहचान करके कटाई करे तो अधिक लाभ मिलेगा। पकी हुई फसल की पहचान: जब पत्तियां और फलियां पीली और भूरे रंग की हो जाएं और पत्तियां गिरने लगे और दाने सख्त हो जाएं, तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। फसल की कटाई तेज धारदार हंसिया या दराती से सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। दूसरा, कटाई के समय जो भी कोई खरपतवार है, अन्य प्रकार का जो कोई बीज है उसमें मिले नहीं, उस पौधे को बिल्कुल पृथक कर दे और उसके बाद में इसका इकट्ठा करें और जो सूर्य की जो धूप है उसमें इसको पूरा सूखने दे। उसके बाद में हम हमारे जो थ्रेसिंग यार्ड है, थ्रेसिंग के लिए हम इसको इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद जब भी हम थ्रेसिंग में निकालें इसको, तो थ्रेसिंग करें तो सबसे पहले हमारे को ये ध्यान रखना है कि जो थ्रेसिंग यार्ड है उसकी अच्छी तरह से साफ सफाई होनी चाहिए। वहाँ पे दूसरी फसलों के बीज या दूसरी किस्मों के गंवार का बीज वहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि होगा ये मिक्स हो जाएगा तो उसको सेपरेट करना संभव नहीं और हमारे जो बीज है उसकी गुणवत्ता बिगड़ जाएगी। इसलिए हमारे को ध्यान रखना है कि वहाँ अच्छी तरह से सफाई, उसके बाद ही हम गंवार के जो फसल है उसको रखें निकलाई के लिए। और सबसे पहले निकलाते हैं तो उस टाइम हमको ध्यान रखना है थ्रेसर है, उस थ्रेसर में यदि पहले से उसकी साफ सफाई अच्छे से कर ले तो सबसे पहले हम लोगों को जब भी थ्रेसिंग किया जाए उसको पूरी अच्छी तरह से सफाई करे। उसके बाद में भी हमारा जब 10, 20, 50 किलो जब गंवार निकलता है उसको अलग सेपरेट करे। उसके
उसके बाद में हम लोग उस बीज को इकट्ठा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे इसमें बहुत अच्छी शुद्धता आएगी। किसान भाइयों, फसल सूखने के बाद ही थ्रेसिंग करवाना चाहिए। थ्रेसिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि थ्रेसर की जाली फसल के अनुसार लगी हो ताकि दाने टूटे ना और थ्रेसर सही तरीके से काम करता रहे। ग्रेडिंग। किसान भाइयों, आपको बाजार में अच्छा मूल्य मिले इसके लिए थ्रेसिंग के बाद और भंडारण के पहले श्रेणीकरण अवश्य करें। श्रेणीकरण में पहले कटे टूटे दानों और कंकड़ पत्थर इत्यादि को निकाल दें। इसके बाद दानों की सफाई करें, फिर ग्रेडिंग करना शुरू करें। बड़े दानों को प्रथम श्रेणी में रखें, मध्यम आकार के दानों को दूसरी श्रेणी में रखें और छोटे आकार को तीसरी श्रेणी में रखते हुए ग्रेडिंग करें। और उसके बाद में निकलने के बाद उसको हम लोग धूप में सुखाए, क्योंकि गवार में जब हम लोग इसको फिर भंडारण करते हैं तो यदि नमी रही तो उसमें अंकुरण पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उससे भी हम बच सकते हैं। तो इसको जब तक नमी 12-13% रहती है तब तक भंडारण नहीं करना चाहिए। उसके बाद में हमारे को जो भी बीज है उसको सफाई करके अच्छी तरीके से उसको भंडारण कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, भंडार गृह में भंडारित करते समय फर्श में कहीं पर भी दरारें नहीं हों और यदि दरारें हैं तो उन्हें सीमेंट से भर देना चाहिए। दीवारों में दरारें, पपड़ी आदि नहीं होनी चाहिए। भंडारण के 10 दिन पूर्व कमरे में 0.5% मैलाथियन का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए और गोदाम को अच्छी तरह सूखने देना चाहिए। इसके बाद अनाज से भरे बोरों को फर्श पर सीधे ना रखें। पहले कोई लकड़ी के फट्टे इस प्रकार रखें कि थोड़ी लकड़ी बाहर की तरफ निकली रहे और बोरों को दीवार से 1 से 1.5 फीट दूर रखें। और ग्रेडिंग करके सफाई करके उसको भंडारण कर लेना चाहिए। उसके बाद में जब हमारी नेक्स्ट सीजन में जब उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उसका अंकुरण भी अच्छा होगा और किसी प्रकार की बीमारी और कीड़ा लगने की संभावना नहीं रहती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। गेंदा के फूल रंग बिरंगे और काफी मनमोहक होते हैं। आमतौर पर इनका प्रयोग पूजा पाठ, सजावट, त्योहारों, शादियों में किया जाता है और किसान इसकी खेती करके अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। तो आप भी गेंदा के फूलों से अधिक आय लेने के लिए कौन कौन से कार्य को करें, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। किसान भाइयों ने अपने गेंदे का फसल लगा रखा होगा, वो ऑब्वियसली सर्दी में पुष्पन के लिए लगाया होगा।
तो उसके लिए सबसे पहले उनको क्या करना है कि लगा चुके हैं तो उसमें ये देखना है कि उसमें प्रॉपर इरिगेशन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये एक साकी पौधा होता है जिसमें ये इसकी वानस्पतिक वृद्धि लगभग 55 से 60 दिनों में पूरी हो जाती है। तो 7 से 10 दिन के अंतराल पे पानी देते रहते हैं जिससे प्रॉपर नमी बनी रहे। गेंदा की खेती में पौधों की बढ़वार एवं पुष्पोत्पादन में सिंचाई का विशेष महत्व है। सिंचाई के पानी का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक लाभकारी पाया गया है। पौधरोपण के तुरंत बाद सिंचाई खुली नाली विधि से की जाती है। शुष्क मौसम में सिंचाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गर्मी में 5 से 6 दिन और सर्दी में 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। क्यारियों में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए जल निकास नाली पहले से तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें नमी के इनमें घास वगैरह होता है तो ये मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट के लिए दोनों को एब्जॉर्ब करता रहता है। तो इसके लिए हम प्रॉपर वीडिंग भी करते रहते हैं और ताकि इसमें नमी बनी रहे। और इसमें एक काम और करना है कि अगर जो पौधे जो लगा चुके हैं तो उसमें लगभग 35 से 40 दिनों बाद उसमें पीजीआर, जो इसको बोलते हैं पादप वृद्धि नियामक, एक केमिकल होता है जो SADH, उसको 250 से लेकर 2000 ppm का छिड़काव करते हैं, जिससे उसमें प्रॉपर मतलब फ्लावरिंग होती रहे, मतलब अच्छी उपज प्राप्त हो सके किसानों को। और उसके बाद इसमें एक आता है आपका मतलब खाद, बची हुई यूरिया है, वो हम पौधा रोपण के लगभग 30 दिनों बाद और 45 दिनों बाद डालते हैं। जब 45 दिनों बाद हम यूरिया डालते हैं यानी दूसरे टाइम में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसको मिट्टी को गुड़ाई करके मिट्टी को चढ़ा देते हैं ताकि उसका प्रॉपर मतलब स्टैंडिंग रहे, वो गिरे ना पौधा। पौधों की खुटाई यानी शीर्ष नोचन पौधे के फैलाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है। पौधों की खुटाई 2 बार करने से फूलों का उत्पादन बढ़ जाता है। यदि पौधरोपण विलंब से किया गया हो तो केवल एक ही बार खुटाई करें। पहली खुटाई पौधरोपण के 12 से 15 दिन बाद करनी चाहिए। इसमें पौधों के शीर्ष भाग को तोड़ दिया जाता है। पौधों की खुटाई हाथ से करनी चाहिए। जब पौधों की लंबाई जमीन की सतह से 15 सेंटीमीटर से अधिक हो जाए तब खुटाई करें। और यह ध्यान रखें कि खुटाई के उपरांत पौधे पर 4 से 5 पूर्ण विकसित पत्तियां बनी रहें। ऐसा करने से एक पौधे पर 3 से 5 तक मुख्य शाखाएं आ जाती हैं। शाखाओं की संख्या बढ़ने पर पुष्पोत्पादन बढ़ जाता है। लगते हैं रेड स्पाइडर माइट और चेपा। तो रेड स्पाइडर माइट जब लगता है तो वो क्या करता है कि उसकी पत्तियों के ऊपरी हिस्से से रस को चूसता है, या फिर जो एकदम नरम रहते हैं पौधे के पार्ट्स, उससे रस चूसता है। इसके लिए हम मैलाथियान या फिर मेटासिस्टाक 0.2% का छिड़काव करते हैं। चेपा ये हरे रंग का होता है। ये पत्तियों की निचले सतह से रस को चूसता है, जहाँ से चूसता है वहाँ पे पत्तियाँ काली पड़ने लगती हैं और इसका अच्छा सा ग्रोथ नहीं हो पाता है। इसके लिए हम मैलाथियान डाइमेथोएट यानी रोगार का 300 ml लगभग 500 लीटर पानी में डाल के छिड़काव करते हैं, या फिर मेटासिस्टाक्स का भी 0.2% का घोल बना के छिड़काव करते हैं। कैटरपिलर हरा एवं भूरा काले रंग का कीट है। यह गेंदा फसल की पत्तियों, टहनियों एवं कलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 1.5 मिलीलीटर मैलाथियान 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। लीफ माइटर कीट, इस कीट के नर एवं मादा दोनों गेंदा फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। गेंदा में इसका प्रकोप होने पर पत्तियों में सफेद धारियां बन जाती हैं और पौधों की बढ़वार कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। और इसमें एक और होता है पत्ती झुलसा रोग। इसके लिए हम डाइथेन M का 0.2% घोल बना के छिड़काव करते हैं। और एक इसमें सबसे सीरियस डिजीज होता है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हम घुलनशील सल्फर यानी सल्फेक्स का घोल बना के इसमें छिड़काव कर देते हैं, जिससे इसमें लगे ना ये डिजीज। उसके बाद इसमें आता है आपका तो तुड़ाई के लिए। तो जब हम इसकी तुड़ाई करते हैं तो उसके लिए हम इसके लिए या तो मॉर्निंग आवर लेते हैं, जब धूप निकलने के पहले यानी 7 बजे के पहले, और शाम को 5 बजे के बाद, ताकि इसमें जो नमी बनी रहती है, जो उसके अंदर ह्यूमिडिटी रहती है पौधे के या फिर फूल के, वो बनी रहे। और इसको तोड़ने के बाद हम छांव वाले इलाके में या फिर टीन शेड में या फिर कहीं छप्पर में रखते हैं, ताकि अच्छा खासा बना रहे और अच्छे से इसको मार्केट में भेजा जा सके। इसकी पैकिंग के लिए या तो हम लिफाफे में पैक करते हैं या बांस की बनी हुई टोकरियों में पैक करते हैं, ताकि ये मंडी में आसानी से भेजी जा सके और प्रॉपर अच्छा बना रहे। मेरे बताए गए बातों को किसान अगर अपने अमल में लाएंगे तो इससे उनकी उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो जाएगी।
आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी दिनों में मौसम साफ और शुष्क रहने के आसार हैं। ऐसे में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान के बचे हुए अवशेषों को न जलाएं, क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण और अनेकों बीमारियां बढ़ती हैं। इससे उत्पन्न धुंध के कारण सूर्य की किरणें फसल तक नहीं पहुंच पाती, जिससे फसलों में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। कपास की फसल में चुनाई का समय चल रहा है। चुनाई करते समय सफाई का विशेष ध्यान रखें। कपास के साथ पौधे के भाग जैसे सूखी हुई पत्तियां, टहनी, फल और फूल के भाग आदि को मिलने नहीं दें, जिससे गुणवत्ता बनी रहे, और रुई का भंडारण नमी रहित स्थान पर करें, जिससे कि बाजार में कपास के बाजार भाव अच्छा मिल सके। रिजका की बुआई मध्य अक्टूबर से नवंबर तक कर सकते हैं। इसके लिए सिफारिश किस्में T9, NDRI सिलेक्शन 1, आनंद 2, सिरसा 8, सिरसा 9, कंपोजिट 5 की बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा 6 से 7 किलोग्राम प्रति बीघा काम में लेवें। 5 किलोग्राम नाइट्रोजन और 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा बुआई से पहले उपयोग करें। सरसों की फसल में सफेद रोली के बचाव के लिए मेटालेक्सिल 35 SD की 6 ग्राम और पेंटेड बग की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 70 WS की 5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। उसके बाद ही बुआई करें। बीज की मात्रा 600 से 700 ग्राम प्रति बीघा उपयोग करें। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। सरसों की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के तुरंत बाद पेंडामिथिलिन फ्लैट फैन नोजल से छिड़काव करें। किसान भाई चने की सिंचित क्षेत्रों के लिए सिफारिश किस्में GNG 1581, जिसे गणगौर के नाम से भी जानते हैं, GNG 2171, जिसे मीरा के नाम से भी जानते हैं, GNG 1958, जिसे मरुधर के नाम से जानते हैं, GNG 1488, जिसे संगम के नाम से जानते हैं, GNG 1499, जिसे गोरी के नाम से जानते हैं, GNG 663, जिसे वरदान के नाम से जानते हैं, GNG 469, जिसे सम्राट के नाम से जानते हैं, C235 तथा असिंचित क्षेत्रों के लिए सिफारिश किस्में RSG 888 का उपयोग कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दंडौली, जिला धौलपुर के कृषक प्रवीण कुमार ने। आप लहसुन की बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो प्रवीण कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, लहसुन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसाला वाली फसल है। इसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। इसमें एक वाष्पशील तेल पाया जाता है, जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। ये मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। लहसुन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फास्फोरस, कैल्शियम आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका प्रयोग प्रतिदिन के भोजन के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के प्रसंस्कृत उत्पाद जैसे लहसुन का अचार, लहसुन की चटनी, लहसुन का पाउडर तथा लहसुन पेस्ट आदि बनाने में किया जाता है। इसीलिए लहसुन की मांग वर्ष भर रहती है, जिससे अच्छा खासा मुनाफा किसान कमा सकते हैं। मौसम और जलवायु। लहसुन पाले के प्रति सहनशील होता है, परंतु पौधे के उचित बढ़वार के लिए ठंडे जलवायु की आवश्यकता होती है। कांदों के परिपक्वता के लिए शुष्क जलवायु उचित रहती है। मृदा और खेत की तैयारी। लहसुन की खेती के लिए अधिक उर्वरता वाली उचित जल निकास युक्त दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी, जिसकी pH मान 6 से 7 हो, उपयुक्त होती है। किसान भाइयों, खेत में नमी कम हो
ऐसी दशा में बुआई से पहले पलेवा करके खेत तैयार करें। खेत की पहली जुताई एक बार मिट्टी पलट हल से और एक बार रोटावेटर या 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगा दें, जिससे खेत समतल और मिट्टी भुरभुरी हो जाए। लहसुन की खेती में पोषण प्रबंधन। लहसुन के सफल उत्पादन में पोषक तत्वों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। खाद और उर्वरकों का प्रयोग मृदा जांच रिपोर्ट के अनुसार करना चाहिए। लहसुन के जड़ में अच्छे विकास और मिट्टी की जल संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए 250 से 300 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद बुआई के 15 दिन पहले ही खेत में अच्छी तरह से मिला दें। इसके अलावा यूरिया 200 किलोग्राम और सिंगल सुपर फास्फेट 375 किलोग्राम, पोटास 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना उपयुक्त होता है। किसान भाइयों, लहसुन की खेती में एक महत्वपूर्ण पहलू है उन्नत किस्मों का चयन। इसलिए लहसुन की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। लहसुन के लिए यमुना सफेद 2 जिसको G50 के नाम से जानते हैं, एक यमुना सफेद 3 जो G282 के नाम से जानते हैं। ये 2 वैरायटी हमारे यहाँ अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। बीज के लिए 2 से 2.5 क्विंटल बीज प्रति एकड़ काफ़ी रहता है। और इसमें जो छटाई करते हैं हम बल्ब को खोल के जो पोथी लगाते हैं वो भी एक साइज की होनी चाहिए, क्योंकि जब बल्ब खोलते हैं तो उसमें अंदर 5-6 पोथी बारीक निकलती हैं, उनको नहीं लगाना है। अच्छी हेल्दी पोथियों को लगाना है जिससे पैदावार अच्छी हो और बढ़वार पौधे की बराबर हो। छोटी अगर पोथी होगी तो वो धीरे धीरे जमेगा, उसकी बढ़वार ठीक नहीं होगी और पैदावार कम रहेगी, बल्ब साइज भी उसका छोटा रहेगा। किसान भाइयों, आने वाले समय में लहसुन की फसल में कीट रोगों का प्रकोप ना हो, इसके लिए सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीज उपचार। इसलिए पहले फफूंदनाशी कार्बनटाइजम 0.1% घोल से कलियों में उपचारित करें। इसके बाद कीटनाशी के उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। प्रदेश के जो किसान भाई बड़े पैमाने पर लहसुन की खेती करना चाहते हैं, वो सीड ट्रीट यंत्र से कम समय में समान दूरी और गहराई पर आसानी से उर्वरकों और बीजों की बुआई कर सकते हैं। हम अक्टूबर में शुरू करके 20 अक्टूबर तक हमारा लहसुन लग जाना चाहिए, पोथी लग जानी चाहिए हर हालत में। जितना हम लेट जाएंगे 20 अक्टूबर से उतनी ही पैदावार हमारी कम होती जाएगी। छोटी क्यारियां होनी चाहिए जिससे पानी कम लगे। आमतौर पर करीब 1.5 से 2 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए क्यारी की और 5 से 7 मीटर लंबाई होनी चाहिए क्यारी की। उसमें हम 10 से 15 सेंटीमीटर, पौधे से पौधा 4 इंच और लाइन से लाइन 6 इंच ये डिस्टेंस रख के लगा देना चाहिए और उसमें हल्का पानी, आमतौर पर 10 से 12 सिंचाई लहसुन में पर्याप्त होती है। ये भी डिपेंड करेगा आपके टाइप ऑफ सॉइल पर, मिट्टी की जो बनावट है उस पर। सिंचाई प्रबंधन। लहसुन में प्रथम सिंचाई बुआई के 1 सप्ताह बाद करें। इसके बाद हल्की सिंचाई आवश्यकता अनुसार समय समय पर करें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। खरपतवार नियंत्रण। बुआई के बाद खेत में कई तरह के खरपतवार उगाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए पेंटीमेथिलियम 3.3 लीटर दवा 1000 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 72 घंटे के अंदर छिड़काव करने से 30 दिनों तक फसल खरपतवारों से मुक्त रहती है। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे फसल की अच्छी बढ़वार हो। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।